नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान में हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी विषय को चुनते हैं और उसके तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं। आज का हमारा विषय है खेती में मशीन और बजट। जहाँ मशीन, जिससे विज्ञान के अनुसार ये माना जाता है कि मशीन वो होता है जो हमारे काम को आसान कर दे, यानी सरल कर दे, कम श्रम में ही हमारा काम पूरा हो जाए। और खेती में मशीनों का इस्तेमाल शुरू से होता रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, खेती के विकास के साथ साथ मशीनों की शक्ल सूरत भी बदली है और उनकी क्षमता भी बढ़ी है। ऐसे में इस बार के आम बजट में, यानी कि 2017-18 के आम बजट में मशीनीकरण को लेकर किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, आगे किस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, इस पर हम विस्तार से करेंगे विचार विमर्श इस कार्यक्रम में। तो आज का विषय है खेती में मशीन और बजट। तो खेती में मशीन पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं यह रिपोर्ट। भारत के पास संसार के कुल इलाके की 2.4% जमीन है और इसी तरह पूरी दुनिया में मौजूद पानी में उसकी हिस्सेदारी 4% है। इस देश को दुनिया की तकरीबन 17% आबादी और मवेशियों के 15% का पेट भरना है। जाहिर तौर पर इस मुश्किल सी मंजिल पर रोज पहुंचने के लिए हमारी खेती को अधिक उपज देनी होगी और ये अधिक उपज उसमें होने वाली शक्ति के निवेश पर निर्भर है। ये शक्ति मवेशियों और मजदूरों के अलावा ट्रैक्टरों, डीजल इंजन आदि के जरिए आती है। सन 1960-61 में कृषि क्षेत्र में जितनी शक्ति का इस्तेमाल होता था, उसका 14.7% मानव श्रम से आता था। विकास का चक्र ऐसा चला कि अगले 50 सालों में, यानी 2013-14 आते आते मानव श्रम की भूमिका घटकर मात्र 4.66% रह गई। कृषि में शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों और यंत्रीकरण की आवश्यकता है। 1951 में देश में कृषि में शक्ति का उपयोग प्रति हेक्टेयर 0.25 किलोवाट था और प्रति हेक्टेयर अनाज की उपज 522 किलो थी। जैसे जैसे कृषि में शक्ति का उपयोग बढ़ता गया, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ती गई। 1981 में जब प्रति हेक्टेयर शक्ति का उपयोग 0.63 किलोवाट हो गया, तो प्रति हेक्टेयर अनाज की उपज भी बढ़कर 1023 किलो हो गई। वहीं 2010 में जब प्रति हेक्टेयर शक्ति का उपयोग 1.66 किलोवाट हो गया, तो प्रति हेक्टेयर अनाज की उपज भी बढ़कर 1920 किलो हो गई। इससे सीधी बात ये समझ में आती है कि अगर कृषि में शक्ति का उपयोग बढ़ेगा तो अनाज की प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ेगी। यहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ बेहद ही खास मेहमान। आइए उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ यहाँ मौजूद है श्री वीएन काले जी, जो कि कृषि मंत्रालय में मशीनरी अपर आयुक्त हैं। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है श्री रवि बेरी जी, जो कि अखिल भारतीय कृषि यंत्र निर्माता संघ के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और हमारे साथ श्री एसपी सिंह जी है, वरिष्ठ पत्रकार है जागरण समूह से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमने ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो मशीनीकरण है उस के बारे में बताया गया कि किस तरह से उपज से ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। काली जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगी, जो मशीन है उनका योगदान कृषि के मामले में किस तरह का है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि यंत्रीकरण हमारे कृषि में बहुत बड़ा मुख्य एक घटक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसानों की तरफ से आजकल कृषि यंत्रीकरण पर काफ़ी जोर दे रहा है और काफ़ी डिमांड है। इसका मुख्य कारण यही है कि आज के दौर में जो है कृषि पर जो है एग्रीकल्चर लेबर की बहुत बड़ी शॉर्टेज अनुरूपता है वहाँ पे जी। और दूसरा ये है कि किसान अब ये सब जान चुके हैं कि कृषि यांत्रिकरण ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे द्वारा वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के कारण सभी अभी कृषि मंत्री यंत्रीकरण का बहुत बड़ा डिमांड आज हमारे देश में उपलब्ध हो रहा है। जी बेरी जी, मैं चाहूंगी कि आप भी इस बात को हमें थोड़ा विस्तार से समझाएं कि जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, इस दिशा में मशीनीकरण का योगदान कितना होगा?
ये लक्ष्य बहुत ही अच्छा है और ये मैं समझता हूँ कि संभव है इसको पा सकना। जी। पर उसके लिए अगर हम गणित का हिसाब लगाएं तो कम से कम 20% दर के हिसाब से प्रति वर्ष हमें उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी और उसके हिसाब से आगे ग्रोथ लेनी होगी। और जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसा कि काले साहब ने भी कहा कि मशीनीकरण जो है वो अब चॉइस की बात नहीं रही, वो एक मजबूरी हो गई है। उसके लिए बहुत पहले से ही हमारे किसान इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने इस चीज़ को अपनाना शुरू किया है। जब मैं मशीनीकरण की बात करता हूं तो एक उसके अंदर भी थोड़ी विडंबना पाई जाती है कि अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो वो लगभग हिंदुस्तान के अंदर 6 से 7 लाख ट्रैक्टर प्रति वर्ष बिकते हैं। पर अगर हम मशीनों की बात करें जिसके लिए कि ट्रैक्टर बना है तो उसकी कंजम्पशन उस हिसाब से बहुत कम है। यानी कि अगर हम इसके आंकड़े लेके चलें तो सही मायने में देखा जाए तो ट्रैक्टरीकरण तो हुआ है पर मशीनीकरण नहीं हुआ है। तो उसके अंदर अभी संभावना काफ़ी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बजट के अंदर इस बार प्रावधान दिए गए हैं तो उस चीज़ को जल्दी ही ठोस रूप में बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। तो बजट के प्रावधानों पर हम चर्चा करें। एसपी सिंह जी, मैं चाहूंगी उससे पहले आप आज की स्थिति के बारे में हमें बताएं कि आज की स्थिति को अगर देखा जाए तो मशीनीकरण की जो रफ्तार है उसे आप कैसा मानेंगे? सामान्य है, सामान्य से कम है या कैसा है? देखिए, इस देश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मशीनीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में शहरीकरण जिस तेजी से हो रहा है, मजदूरों का पलायन शहरों की ओर तेजी से हो रहा है। दूसरा, एक योजना और चली गई है भारत सरकार की, मनरेगा। हमेशा आवाज उठती रही है कि इसके चलते मजदूरों की संख्या घटती जा रही है, खेती की लागत बढ़ रही है। जबकि सरकार की योजना यह है, सरकार का लक्ष्य यह है किसानों को अगले 5 सालों में उसकी आय को दोगुना कर देना। तो उसके 2 चारे हैं, 2 ही उपाय है। या उसका एक और तो उसकी लागत को कम करना, दूसरी ओर उसके उपज का बेहतर मूल्य दिलाना। इस तरह से कैसे आखिर उसकी लागत को कैसे घटाया जाए? सबसे पहला, खेती बहुत ही मजदूर मांगती है, बहुत मजदूरी चाहिए लोगों की। ऐसे में पहले तो मजदूर कैसे घटाया जाए? तो अगर उस पर से अगर मजदूरी आपको घटानी है तो, या मजदूर की उपलब्धता नहीं है तो खेती हो कैसे? अच्छी खेती करने के लिए आपको मशीन की जरूरत है और वो मशीन जो सहज और सरल, सुलभ और सस्ती हो। इसका भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की और इस देश के नीति निर्माताओं की होनी चाहिए। और हमें लगता है इस सरकार ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि कैसे इसकी लागत घटाई जाए। सबसे पहला काम किया इसने, मिट्टी की जांच से शुरू किया मशीनीकरण का सबसे पहले वहां, क्योंकि इस देश में मिट्टी की सबसे बेसिक जरूरत थी मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच के लिए लैब नहीं थे, लेबोरेटरी नहीं थी, लेकिन अब मिनी लैब बनाकर के गांव-गांव हर ब्लॉक तक पहुंचाने की कोशिश इस सरकार ने की है। लाखों मशीनें बनाई जा रही हैं और इस तरह के नंबर 1। इसी तरह से अगर आप चरणबद्ध तरीके से चले जाएं तो बुआई के साथ देखिए, बहुत बेरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ट्रैक्टराइजेशन तो हो गया लेकिन मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है। हमारे देश में 6.5 लाख पिछले साल ट्रैक्टर बिके, लेकिन हमारे उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि 1/3 1/4 ही बाकी चीजें बिकी हैं। इसका फिर वो ट्रैक्टर कहां गए? ट्रैक्टर एक्सपोर्ट पूरे विश्व में हमारा ट्रैक्टर तो जा रहा है। हमारे देश में ट्रैक्टर तो है, लेकिन ट्रैक्टर के साथ जो मशीनों का उपयोग होना चाहिए, हमें नहीं लगता कि उस गति से हो रहा है। जरूरत है ट्रैक्टर्स के साथ बाकी चीजों का, बुआई के साथ खेत की तैयारी, बुआई, सिंचाई, प्लांट प्रोटेक्शन और सिंचाई के साथ उसका हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी चेन है कि एग्रीकल्चर की, खेती की, जिससे निकालना किसान को, और ये महंगा ना हो। जो मशीनें आज आई हुई हैं, ये इन मशीनों को सस्ता बनाना भी हमारी जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी है। हमें लगता है सरकार इस दिशा की ओर बढ़ रही है। चलिए, तो सरकार इस दिशा की ओर कितना आगे बढ़ रही है और बजट में किस तरह के प्रावधान है, आइए उस पर चर्चा को ले जाते हैं। काली जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि बताएं कि मशीनीकरण को लेकर किस तरह के प्रावधान इस बजट में देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मेरे सहपाठी पैनलिस्ट ने बताया कि जो कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके लिए कृषि यांत्रिकरण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो उसके लिए इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए, इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार ने 2014-15 में ही एक स्पेशल मिशन लॉन्च किया, इसको सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बोलते हैं। और इसको लॉन्च करते हुए
इसमें काफ़ी उन्होंने प्रावधान कर चुके हैं। उसमें चाहे आप किसानों की ट्रेनिंग की बात हो या क्वालिटी टेस्टिंग हो कृषि यंत्रीकरण की, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी हो, या कस्टम हायरिंग सेंटर की जो एस्टेब्लिशमेंट हो, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है काफ़ी फोकस देने की बात हो, तो ये सारे प्रावधान जो है इस मिशन के अंदर लाए गए। और जहाँ तक बजट का सवाल है तो आप देखेंगे कि हमने जो शुरुआती दौर में जो 12 5 प्लान जब शुरुआत हुआ था तो हमारी जो 11, 12 या 12, 13 की फिगर जो होंगी उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो कुल बजट जो है हमारा मिशन का वो लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए था, लेकिन उसको तुरंत 14-15 में तुरंत इसको बढ़ाते हुए लगभग 200 करोड़ किया गया। और आप देखेंगे कि इस साल का जो बजट था, मतलब ये फाइनेंशियल अभी पूरा हुआ नहीं, तो इस साल का जो बजट है हमारा लगभग 325 करोड़ हमने इस साल प्रावधान रखा था। और अभी अगले साल में जो है मतलब 17-18 में जो है लगभग 625 करोड़ का हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाएगा बजट। तो इस तरह से भारत सरकार काफ़ी इस विषय में काफ़ी संज्ञान लिया हुआ है और आशा करते हैं कि कृषि यांत्रिकरण को और उपलब्धता होगी बजट की, और हम चाहते हैं कि कृषि मशीनें जो है किसानों तक पहुँचे। जी मेरी जी, आपको क्या खास बात नजर आई है इस बजट में यंत्रीकरण के लिहाज से अगर देखें तो? डेफिनेटली इस बार किसानों के लिए बहुत कुछ आया, जैसा कि बता दिया काले साहब जी ने और सिंह साहब ने भी बता दिया। बट इसके साथ मैं एक दो तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि चौंका देने वाले तथ्य हैं। 1870 में अमेरिका के अंदर कुल मिला के 50% लोग खेतीबाड़ी करते थे और वो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते थे। आज की डेट के अंदर वहाँ पे कुल मिला के 2% किसान खेती करते हैं और ना सिर्फ वो अपने देश के लिए अन्न उगाते हैं बल्कि उसके अलावा वो सरप्लस बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर आज भी स्थिति जो है वो ये है कि 50% से ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी के अंदर सम्मिलित हैं और उसके बावजूद भी हम लोग उतना अन्न नहीं प्रोड्यूस कर पाते जिससे हम अपने लोगों को फीड कर सकें और उसके बाद सरप्लस जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा चौंकाने वाली बात जो लग रही है वो इस करके मैं कह रहा हूँ कि जबकि ट्रैक्टर बिकते हैं 6 लाख से लेकर 7 लाख तक, उसके बावजूद भी जब हम मशीनीकरण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई गैप तो रह गया। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने ये जिक्र किया कि ट्रैक्टर बिके हैं बट मशीनें इतनी नहीं बिकी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ट्रैक्टर के साथ जो मशीनें लगनी है उसका सही इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक बहुत अच्छा जो कदम उठाया गया सरकार की तरफ से और कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से वो ये हुआ है कि उन लोगों ने कस्टम हायरिंग यानी कि किराए की खेती करनी शुरू कर दी है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 2.5 एकड़ प्रति किसान के आती है, उसको देखते हुए ये एक्सपेक्ट करना कि वो मशीनें भी खरीदे और उसको वायबल भी बनाए, उसके अंदर से प्रॉफिट भी बना सके, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर कस्टम हायरिंग को थोड़ा बढ़ावा मिलता है तो उस केस में क्या है कि किसानों का, क्योंकि उनका एक जो भी कारण बने हैं उनकी एक सेंटिमेंटल रीज़न है कि वो अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहते हैं, वो जुड़े रहें बट उसकी खेती बाड़ी कुछ ऐसे लोग करें जो उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने प्रशिक्षण का जिक्र किया तो हम बजट में देख रहे हैं कि 550 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कृषि यंत्रीकरण के उपमिशन में दिए जा रहे हैं जिसके तहत 15,000 किसानों और अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये कितना बड़ा कदम है या कि जो लक्ष्य होना चाहिए उससे कुछ कम ही है, आप क्या आकलन करते हैं? एक शुरुआत के तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत ही सटीक और बहुत ही सही टाइम पे लिया गया स्टेप है और जब ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो किसान सही तरीके से प्रोफेशनल गाइडेंस ना होने की वजह से खेती बाड़ी के अंदर मेहनत करने के बावजूद भी उतनी उत्पादकता नहीं दे पा रहे, पर जब वो ट्रेनिंग मिलेगी उनको और उनको पता चलेगा कि कितनी मात्रा में क्या यूज करना है तो वो बेहतर कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो माइक्रो इरिगेशन के बारे में भी बजट में जिक्र है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसका तभी संभव है कि अगर हम माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाएं। अभी क्या हो रहा है कि फ्लड इरिगेशन हो रही है, हम पानी ज़्यादा लगा रहे हैं पर हमारी उत्पादकता उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। मेहनत कर रहे हैं किसान पर उनको दिशा की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ का आपने अभी जिक्र किया उससे उनको दिशा मिलेगी और उससे उनकी दशा भी सुधरेगी। एसपी सिंह जी, प्रशिक्षण की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत देर से उठाया हुआ सही कदम है। अच्छा, जल्दी से नहीं, समयबद्ध नहीं है, बहुत देर हो चुकी है और यह बहुत ही छोटा लक्ष्य लिया गया है। अच्छा, 15,000 किसान क्या होते हैं इस देश में जहाँ
13.5-14 करोड़ किसान हो, वहां पर सिर्फ 15,000 लोगों को देना हमें लगता है बहुत कम है। लेकिन ठीक है, शुरुआत जब भी हो तब भी सही मान के चला जाए इसे। नंबर 1। नंबर 2 की अभी सिंचाई की बात, माइक्रो इरिगेशन, हमारे मशीनीकरण में सब कुछ तो था, लेकिन सिंचाई को लेके अभी फ्लडिंग वाला ही मसला चल रहा था कि खेत में पानी भर दिया जाए, खेत पूरा भर जाए, वो था व्यवस्था। लेकिन पानी की जो जिस तरह से कमी हो गई है, और पानी की इस कमी को पूरा कैसे सिंचाई, हर खेत तक पानी पहुंचाना, इस सरकार का मिशन, इस प्रधानमंत्री का मिशन, इस प्रधानमंत्री की सोच कि अगर हर खेत तक पानी पहुंचा दिया जाए, हर फसल तक पानी पहुंचा दिया जाए तो बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन पानी है कहाँ? तो पानी जितना है उतने में ही अगर कैसे दिया जाए, इसीलिए उन्होंने नारा दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद बूंद पानी का। इसीलिए देखेंगे कि इस बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान माइक्रो इरिगेशन के लिए किया गया। बड़ी परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए, बांध बनाना, नहर बनाना, पंपिंग सेट लगाना, ढेर सारी चीजों के लिए पैसा दिया गया है, लेकिन प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म के लिए दिया गया है, माइक्रो इरिगेशन के लिए, वो टपका हो, स्प्रिंकल हो, ये इन व्यवस्था के लिए दिया गया ताकि कम से कम पानी में भी बेहतर से बेहतर खेती हो सके। इस बजट का सबसे बड़ा, अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा यंत्रीकरण के लिए हमें लगता है बेरी साहब और काली साहब इसे सहमत होंगे, इससे बड़ा और कोई उपाय हो नहीं सकता था। यही एक बड़ा प्रावधान है, लेकिन इसमें इसे और भी बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया भी इतने बड़े देश के लिए बहुत कम है। जी, तो चलिए, कई कुछ कदम जो है उसकी शुरुआत कर ली गई है, लेकिन लक्ष्य और बड़ा होना चाहिए और बड़े लक्ष्य की ओर और तेज़ी से बढ़े, ये कहना है हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों का। इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी और देखेंगे कि किस तरह से जो यंत्रीकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बात यह है कि क्या किसान की जेब पर ये बहुत भारी तो नहीं पड़ रहा है, उसकी जेब में आ जाए ये जो यंत्रीकरण है, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेकअप, बने रहें हमारे साथ। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज चर्चा का विषय है खेती में मशीन और बजट। इस विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा तभी हो सकेगा जब इसकी उपज में पर्याप्त इजाफा भी हो। इसके लिए जरूरी है कि नई मशीनों का इस्तेमाल हो और ये मशीनें ऐसी हों जिनसे पर्यावरण और मनुष्य को नुकसान कम से कम हो। उपज और शक्ति के प्रयोग की बात करें तो एक अध्ययन के मुताबिक देश में पंजाब और हरियाणा शक्ति के उपभोग के मामले में अग्रणी राज्य है और यही दोनों राज्य प्रति हेक्टेयर अधिक अनाज उपजाने के मामले में भी अग्रणी हैं। यानी साफ है कि मशीनों के इस्तेमाल से यानी शक्ति के उपभोग से उत्पादकता बढ़ती है। अगर हमें 2020-21 तक अनाज की 28 करोड़ टन की संभावित मांग को पूरा करना है तो हमें खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना होगा। देश में अभी कृषि यंत्रों और उपकरणों के करीब 250 निर्माता हैं। इनके साथ ही 2500 लघु और करीब 15,000 बहुत छोटे उद्योग भी इस काम में लगे हैं। करीब 1 लाख कारीगर अपने स्तर पर कृषि उपकरण बनाने में लगे हैं।
पिछले 2 दशकों में कृषि यंत्रीकरण की रफ्तार सिर्फ 5% रही है। इसे बढ़ाना होगा। ट्रैक्टर कृषि में शक्ति का सबसे प्रचलित रूप है, पर भारत में जहां 1000 हेक्टेयर में करीब 27 ट्रैक्टर हैं, वहीं जापान में 500 ट्रैक्टर और 250 हार्वेस्टर हैं। मशीनों के प्रयोग में एक समस्या भारत के कई एग्रो क्लाइमेट जोन का होना भी है, यानी जो मशीन एक खास क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तो आवश्यक नहीं कि दूसरे क्लाइमेट जोन में उसका बखूबी इस्तेमाल हो सके। यानी हमें न केवल मशीनें चाहिए, अपितु हमें हर तरह के जोन के लिए उपयुक्त मशीनरी चाहिए। मशीनों की लागत भी बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी खरीद के लिए मिलने वाला कर्ज भी। हमें इस पर भी विस्तार से सोचना होगा। यहाँ तो रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से खेती में लागत ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, और खासतौर पर मशीनों की भी अगर बात करें तो इसी पर चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। काली जी, ये बताएं कि किस तरह के प्रावधान इस बजट में हमें देखने को मिलते हैं ताकि जो मशीन है उसका इस्तेमाल किसान कर सके, उसके जेब पर बड़ा खर्च भी ना आए, इसके लिए क्या प्रावधान है? जैसे कि मैंने बताया कि भारत सरकार ने जो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है एक मिशन के तौर पे लिया है इस चीज़ को जी। और ये तो एक प्रावधान है ही कृषि यंत्रीकरण के लिए स्पेसिफिकली, और बाकी जो भारत सरकार की जो विभिन्न स्कीम है, जैसे हमारी NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गई, या NMOP हो गई, या मान लीजिए कि NFSM हो गई, और RKVI, इन सभी स्कीमों में भी कृषि यंत्रीकरण के एक घटक है। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग शुरुआती दौर में 13-14 में जो है लगभग 1,500 करोड़ सभी जितनी भी स्कीम्स को मिला करके हम कृषि यंत्रीकरण पर जोर देते, मतलब प्रावधान था, मतलब इतना खर्चा किया था भारत सरकार ने। बाद में एकदम आप देखेंगे कि 14-15 में हम लोग लगभग 7,500 करोड़ उसके ऊपर खर्चा किया, और इस साल में जैसे है लगभग 8,500 के लगभग हम लोग खर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे इसमें भी हम लोग 8,500 से ऊपर ज़्यादा खर्चा करने की उम्मीद रखते हैं कृषि यंत्रीकरण के ऊपर। तो इस तरह से भारत सरकार ने काफ़ी इसमें प्रावधान किया हुआ है। और आप देखेंगे कि इसमें लगभग जो है हमने जो कस्टम हायरिंग सेंटर की बात हो रही है, तो लगभग हमने जो है पूरे 3 साल में लगभग 3,000 से ऊपर जो है कस्टम हायरिंग सेंटर विभिन्न पूरे देश में हमने इसको एस्टेब्लिश किया है। कस्टम हायरिंग सेंटर के साथ साथ लगभग हमने 30,000 किसानों को भी हमने इसमें ट्रेन किया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ट्रेंड मैन पावर है ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने में। जब तक ट्रेंड मैन पावर नहीं होगा तब तक हम इसको विकसित नहीं कर सकते, मैकेनाइजेशन को आगे नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने काफ़ी इसमें प्रावधान किया और काफ़ी हमारी उपलब्धि है भारत सरकार। तो मशीनों की लागत पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं। बेरी जी, आप भी हमें बताएं कि मशीनों का इस्तेमाल कर सके किसान, इसके लिए कर्ज के किस तरह के प्रावधान हैं उनके पास? एक तो मैं सिंह साहब ने क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा पानी की खपत के बारे में, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक माइक्रो इरिगेशन का सवाल है उसको तो आते आते टाइम लगेगा, पर एक अच्छी चीज़ जो हुई है इन सालों के अंदर पिछले 5-7 सालों में वो है लेज़र लेवलर का आना। लेज़र लेवलर क्या है? वो ज़मीन को बिल्कुल समतल कर देता है, जिससे क्या है कि आपके पानी की लागत कम हो जाती है और पानी को निकालने के लिए बिजली की लागत कम हो जाती है। और क्योंकि वो बराबर समतल होने की वजह से बराबर पानी जाता है, तो उससे क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं और दवाइयां हैं उसकी भी लागत कम हो जाती है। इसके अलावा जो फसल जब होती है तो उसकी यील्ड जो है और उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं बेहतर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी था सिंह साहब का जो कंसर्न था उसके बारे में जवाब देना। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो उत्पादन की बात कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से स्कीम्स है उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो लोन्स देगी बैंकों के माध्यम से, तो वो आम किसान तक सस्ती दर पे मुहैया कराया जाएगा। उससे किसान मशीनों को भी, ट्रैक्टर तो मिल ही पा रहा है उसको, इसके अलावा वो मशीनों को भी खरीद पाएगा। तो इससे क्या है कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा वो मशीनीकरण के अंतर्गत ही आती है, वो ये कि सब फसल बना ली उसने, सब उसने प्रोड्यूस कर लिया मेहनत करके, जब उसको संभालने की बारी आती है तो जैसा कि हमने इस बार पढ़ा
कि जो पराली है खेतों के अंदर जो स्ट्रॉ बच जाता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो उसके अंदर भी पीछे कुछ गोष्ठी हुई थी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसके अंदर IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी कुछ सज्जन आए थे। तो उन्होंने बताया कि वो पानीपत के अंदर रिफाइनरी के पास एक प्लांट लगाने जा रहे हैं जिससे कि जितनी भी पराली होगी उसको वो खरीदेंगे। अच्छा, तो उसके दो फायदे होंगे कि एक तो किसान को पैसा मिलेगा उस पराली का, और दूसरा उसको वो जलाएगा नहीं तो वो प्रदूषण भी नहीं होगा, और दूसरा उसकी जमीन की उर्वरकता बनी रहेगी। तो ये चीजें जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि किसान सजग रहें और उसका फायदा उठाएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, SP सिंह जी, कर्ज को लेकर मेरा सवाल था, आप ही उसका जवाब दे दें। ऐसा है कि सब कुछ देखिए, सरकार ने कर्ज भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है कि किसानों को पर्याप्त कर्ज मिल सके जी। लेकिन मशीनें, एग्रीकल्चर की जो ये मशीनीकरण की बात चल रही है, मशीनें सस्ती नहीं हैं। और इस देश के 80 से 85% किसान ऐसे हैं जो छोटे और लघु सीमांत या मझोले किस्म के हैं। उनके बस का ये नहीं है कि वो लाख की मशीन खरीद सकें, लाखों में जो बिकती है वो खरीद लें। नंबर 1। नंबर 2 की जो ये उनकी आर्थिक हैसियत अगर नहीं है, वो मशीन नहीं ले सकते, तो इसका लाभ ले कैसे? सरकार ने इसके लिए, अभी काले साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि समूह बनाकर किसानों को कैसे हायर किया जाए, कैसे उनको किराए पे कोई चीज मिल जाए। जैसे जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है जुताई करने के लिए, तो वो ट्रैक्टर हायर करता है, किसी ट्रैक्टर वाले से कहता है, पर घंटे के हिसाब से या पर एकड़ के हिसाब से अपनी वो जुताई करा लेता है। ऐसे ही बुआई की मशीनें, लेबलर की मशीनें, या कटाई के लिए हार्वेस्टर भी, अब तो हार्वेस्टर भी आ गए, जो कंबाइनर है वो जाता है और मशीन में 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही चुटकी बजाते ही काट के और सब उसको हार्वेस्ट करके उसके खेत घर तक पहुंचा देता है जी। लेकिन हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचे? जैसे अभी संख्या कम है, अभी इन्होंने कहा कि 15,000 इन लोगों ने 3,000 इस तरह के समूह बनाकर और हायर जहां से मशीनें हो सकती हैं व्यवस्था की गई है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, मशीनें अगर नहीं बढ़ती हैं तो मशीनीकरण, अगर यही उपाय है किसानों की, अगर आय को बढ़ाना है, उपज के अच्छे मूल्य दिलाने हैं, तो इसके लिए आपको मशीनीकरण की ओर जाना ही होगा। क्योंकि मशीनीकरण से अभी मैं एक फिगर देख रहा था कि सीड को अगर बचाना, सीड के रूप में बुआई के, सिर्फ बुआई में अगर मशीनों का प्रयोग किया जाए तो 15 से 20% की बचत हो सकती है। दूसरा था कि अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग अगर हम मशीनों के हिसाब से अगर करें, वैज्ञानिक तरीके से करें, तो उसमें भी 15 से 20% की सेविंग हो जाती है। और इसी क्रॉप पैटर्निंग करने से, अगर वैज्ञानिक तरीके से हम पैटर्निंग करें तो इसमें भी बचत होती है और उससे गुणवत्ता बढ़ जाती है उस उपज की, चाहे वो कोई फसल हो, चाहे फूल हो, चाहे वो फल हो, या पशुओं का रख रखाव हो। सिर्फ खेती के लिए, सिर्फ फसलों की बुआई में खेत का ये काम नहीं आता, बल्कि ये पशुधन में भी काम आता है, डेयरी में भी काम आता है, फ्लोरिकल्चर में भी ये काम आता है, हॉर्टिकल्चर में भी आता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। बात चली थी कि कास्ट की। 2010 में बराक ओबामा इंडिया आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में गया हुआ था। बंबई में वो कार्यक्रम था और एक छोटा सा कृषि मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी लगा रखी थी। बराक ओबामा ने जब उसको देखना शुरू किया तो जाके कहाँ रुके मालूम है आपको? जाके बैठ गए और बैठ के उस चीज को देखे जो मक्का छुड़ाने का एक छोटा छल्ला था। मुश्किल से बताया इन लोगों ने कि 10 या 15 रुपए उसकी कास्ट आती है। भोपाल के किसी इंस्टीट्यूट ने बनाया था और उसको देख के वहां बैठ के उस महिला के साथ वो देखा कि कैसे छुड़ाया जाता है और इतना खुश हुए। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कहा कि ये होती है ये है इन्वेंशन, जो छोटे से छोटे आदमी को सस्ते से सस्ता वो इन्वेंशन या वो आविष्कार, वो मशीन, वो चीज, यंत्र जो कम दाम में ज्यादा फायदा दे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा है, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन जब कॉस्ट की बात हो रही है, लागत की बात हो रही है, तो एक जवाब ले लेते हैं काले से। एक चीज और मैं बता दूं। दूसरा, उन्होंने देखा कि हाथ से चलाए जाने वाली मूंगफली तोड़ने की मशीन थी, हैंड, मतलब हाथ से चला रही थी महिला, और उसमें बहुत तेजी के साथ वो हार्वेस्टिंग का, मतलब जो पोस्ट हार्वेस्टिंग उसको शायद कहेंगे। और उन दोनों को देखने के बाद उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इसको अफ्रीकन कंट्रीज में जो गरीब देश हैं जहां पर हमारी इस तरह की नहीं है, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है, उनके लिए लाभ। ये ग्लोबल चीज है। हमारा ट्रैक्टर अगर पूरी दुनिया में बिकता है तो निश्चित रूप से इसकी लागत कम होगी। हमारी मशीनरी, बेरी साहब की मशीनें अगर
दुनिया भर में बिकती हैं तो निश्चित रूप से लागत में कम होगी, लेकिन इतनी अभी लागत कम नहीं हुई है कि हमारा छोटा किसान भी उसे खरीद सके। ठीक है, इस और हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो छोटा किसान खरीद सके कालेज, इसके लिए क्या कुछ और किया जा रहा है? सब्सिडी में किस तरह की पारदर्शिता लाने के लिए कोशिश की जा रही है, इसके बारे में हमें जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि सब्सिडी का प्रावधान हमने भारत सरकार ने किया है और जितने भी जो मशीनें हैं उसके लिए जो है लगभग 40 से 50% तक हम लोग सब्सिडी देते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और दूसरी बात है कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर अगर किसी को एस्टेब्लिश करना है तो लगभग पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट का 40% हम लोग सब्सिडी के रूप में देते। ये तो एक बात हो गई। दूसरी, अगर किसान अगर समूह बना करके अगर कोई कस्टम हायरिंग सेंटर बनाना चाहता है तो हम लोग उसको लगभग 80% हम लोग सब्सिडी देते हैं, जो कि 10 लाख तक जो भी प्रोजेक्ट अगर कॉस्ट है तो उसका 80% हम भारत सरकार के द्वारा व्यय होता है। तो ये तो एक बात हो गया। और नॉर्थ ईस्टर्न आप देखा है कि वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है और वहाँ पे काफ़ी समस्या है, तो इसलिए भारत सरकार ने विशेष रूप से वहाँ पे प्रावधान करके रखा है। तो वहाँ पे लगभग जो है अगर यही कस्टम हायरिंग सेंटर अगर वहाँ पे लगाना है तो वहाँ पे लगभग 95% की हम लोग सब्सिडी देते हैं। और वहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक अगर कृषि यंत्र खरीदना है तो लगभग 100% सब्सिडी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न के फार्मर्स को देते हैं। तो इस तरह से प्रावधान हमने हमारे जो सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है इसमें किया है। जी, नॉर्थ ईस्ट का आपने जिक्र किया है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। बेरी जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है, दूरदर्शिता है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम के अंदर यानी कि मुख्य धारा के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। और अभी मुझे सौभाग्य मिला था कुछ दिन पहले वहाँ जाने का, तो मैं महसूस करता हूँ कि वो वाकई में उस एरिया को एक पर हमें फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। वो एक अच्छा एरिया है, उपजाऊ है, वहाँ पे अभी खादों का और केमिकल्स का वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसलिए ये और भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ा के वहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ाएं। रही बात जो सिंह साहब ने अभी उठाया कि मशीनें बहुत महंगी हैं और आम किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। उसका एक ही तरीका है, जैसे कि मैं अभी पराली की बात कर रहा था, उसके लिए जो बेलर है मुख्य मशीन है जो कि सारी पराली को समेट के उसकी गठड़ियाँ बना देती है और उस गठड़ियों को आसानी से हम ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे भी, जैसे मैंने बताया कि IOCL के प्लांट में पहुँचा सकते हैं। बट ये अकेला बेलर 7-8 लाख रुपए का है और इसको एक आम किसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके दो तरीके हैं कि कस्टम हायरिंग, और दूसरा ये है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको बल्कि सपोर्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोग उद्यमी बने। हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ पढ़े लिखे नवयुवक आने लगे जो कि खेती बाड़ी को नहीं पसंद करते, पर वो अगर कोई उद्यम की संभावना बने तो उसके अंदर वो बहुत जल्दी से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा कि रोटावेटर आज से कोई 7-8 साल पहले आया था और रोटावेटर जो है वो खेत की पूरी तैयारी करता है। कल्टीवेटर, हैरो और जो सुहागा होता है उसका काम करता है, इसके अलावा पैडी हैरो का भी काम करता है। अब उसके वजह से क्या हुआ कि कुछ किसानों ने उसको खरीद के एक ही सीजन में उसकी पूरी कीमत वसूल कर ली। तो ये एक नई दिशा है, एक नया सोच का तरीका है। और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इनका लाभ ले सकते हैं। जो युवा है गांव में वो इसका लाभ ले सकते हैं और इस तरह उद्यमिता से अचानक ही हम पाते हैं कि संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती बाड़ी हो रही थी उससे जो आमदन हो रही थी उससे हटके, जैसे फ्लोरिकल्चर की बात होती है, हॉर्टिकल्चर की बात होती है, फिशरी की बात होती है, इन चीजों की तरफ भी अगर किसान अपना एफर्ट्स करें, क्योंकि मेहनती तो बहुत है हिंदुस्तानी किसान, अगर वो थोड़ा सा अपनी दिशा को बदले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और जो मशीनीकरण की हम बात कर रहे हैं, ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि आम जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ 2.5 एकड़ रह गई है। ऐसे में उससे ये उम्मीद करना कि वो मशीनें खरीदे वो संभव नहीं है। हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा किसान प्रगतिशील हो सकता है। एसपी सिंह जी, कितने रोजगार की संभावना है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो रोजगार ही तो ज्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ 14% कुल GDP में हमारी सहभागिता है हमारे किसानों की, कृषि की। और मैकेनाइजेशन कितना है, मशीनीकरण कितना है, सिर्फ 40%। अमेरिका 1%। GDP में उनकी हिस्सेदारी एग्रीकल्चर की सिर्फ 1% और मैकेनाइजेशन 95%। चाइना हमारा पड़ोसी है, उसके यहाँ 10% GDP में उसकी हिस्सेदारी है और 48% उसका मशीनीकरण हुआ है। रसिया इसी तरह से है, 4% के GDP पर 80%, 80%। और
यूरोपीय कंट्री तो 5% के जीडीपी पे 95%। मीन्स हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। और अगर भारत की बात करें तो पिछले 2 दशक में कृषि यांत्रिकी में मात्र 5% की जो रफ्तार है वो दिखी है। रफ्तार बहुत कम है। इस रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में काम तो किया है। जैसे उन्होंने क्या किया कि किसानों का संगठन बना दिया, एक समूह बना के खेती करें, एक कंपनी बना के खेती करना, क्योंकि अब छोटी जोत की खेती बहुत लाभदायक नहीं रही और यही वजह है कि लोग पलायन कर रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। तो खेती छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खेती को कैसे लाभ के सौदे में तब्दील किया जाए। और खेती जब लाभ के सौदे में तब्दील होगा तो इसमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। जैसे अगर मान लीजिए 5% के बजाय अगर जैसे खेती का अभी टोटल जो ग्रोथ रेट थी 1.2% था, उसे इस साल बढ़ के 4.1% तक टच कर गया है। और सरकार का मानना है और अर्थशास्त्रियों का, लोगों का मानना है कि ये और भी गति पकड़ सकता है जिस तरह से काम किया जा रहा है। देखिए, खेती में बेसिक चीज मजबूत होनी चाहिए और इस सरकार ने पूरी बेसिक चीजों पर ध्यान देना शुरू किया है। इसलिए रोजगार के साधन निश्चित रूप से खेती एक बड़ा क्षेत्र होने जा रहा है। प्रोसेसिंग सेक्टर 24% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि खेती में ग्रोथ नहीं है, खेती में संभावनाएं नहीं है, ढेर सारी संभावनाएं हैं। उपज की बात कर रहे थे कि उपज को बेचने कैसे जाए, क्योंकि उपज का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, लागत कम करना, उपज का बेहतर मूल्य मिलना। इसीलिए सरकार ने देखिए, सिर्फ एमएसपी के मार्फत किसानों को लाभ पहुंचा के आप किसानों को सेव नहीं कर सकते। उनका इंटरेस्ट तब पूरा होगा, उनके लाभ में तब उनकी उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब बाजार में निजी क्षेत्र भी जो कंपटीशन के थ्रू हो, उनकी डिमांड इस तरह से क्रिएट हो कि उनके दाम लोग पहुंचे खरीद पे करने के लिए। उसके लिए ढेर सारे कानूनी अड़चने हैं। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। अभी इसी बजट में इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो ठेके पर खेती, मतलब कोई कंपनी जाएगी और गांव के 100, 200, 500, 1000 एकड़ जमीन को पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी और उसमें एक तरह की खेती करेगी, वैज्ञानिक तरीके से मशीनों के द्वारा होने वाली खेती। 5 लोग खेती कर सकते हैं। इसी बुलंदशहर में एक किसान एक गांव में गया था। एसपी सिंह जी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। बात करेंगे हम खेती में मशीन और बजट के बारे में और कितनी चीजें इससे जुड़ी हुई है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें हमारे साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम चर्चा कर रहे हैं खेती में मशीन और बजट विषय पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काली जी, ये बताएं कि मशीनीकरण की उपयोगिता की हम बात कर रहे हैं, किसानों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्हें जो मशीन मिले वो उच्च गुणवत्ता की मिले। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? उच्च गुणवत्ता की अगर मशीन किसानों तक पहुंचना है तो इसलिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रावधान करे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल टेस्टिंग बाद में चालू हो गई, लेकिन ट्रैक्टर टेस्टिंग जो है सबसे पहले हमारे देश में आई है। लगभग हमने 1955-60 में ही ट्रैक्टर की टेस्टिंग शुरुआत की थी और उसके लिए हमने भारत सरकार ने 4 जो संस्थान जो है विभिन्न रीजन में स्थापित कर चुकी है। और हमारी जो कंट्री में जो ट्रैक्टर टेस्टिंग होती है वो इंटरनेशनल लेवल की टेस्टिंग होती है और हम लोग जो भी एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर्स, उसके लिए जो टेस्टिंग की जो क्वालिटी वगैरह है
जो टेस्ट रिपोर्ट जो एक्सेप्ट बाहर की जो कंट्रीज एक्सेप्ट करती है वो हमारी भारत सरकार की जो टेस्ट लेबोरेटरीज है उसके ऊपर निर्भर होते हुए करती है। तो एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि उपलब्धि है भारत सरकार की कि इस तरह से चारों इंस्टीट्यूट्स भारत FMTT जिसको फार्मास्यूटिकल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं वो 4 रीजन में इस्टेब्लिश कर चुके। एक तो हिसार में है, एक आसाम में है, एक बुधनी में है और एक जो है अपना आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर जिले में। तो ये 4 इंस्टीट्यूट तो है ही, इसके अलावा जो भी है जो हमारी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए उनको भी भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है टेस्टिंग सेंटर के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए भी भारत सरकार जो है टाइम टू टाइम प्रोविज़न प्रावधान किया हुआ है कि ताकि वो जो टेस्टिंग सेंटर है और गुणवत्ता से अच्छे हो और वहाँ पे भी अच्छी टेस्टिंग हो। तो इस तरह के भी भारत सरकार ने प्रावधान किया तो ताकि भारत सरकार का ये है उद्देश्य कि जो भी मशीन निर्माण होता है भारत में वो किसानों तक एक अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंचे। तो इसलिए क्वालिटी जो टेस्टिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले उसका होना बहुत ज़रूरी अनिवार्य है सब्सिडी के साथ। बिल्कुल, क्वालिटी के साथ ही वैरायटी भी चाहिए किसानों को। बेरी जी, तरह तरह की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है किसानों को और जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा भी था कि अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए जो ज़रूरत है मशीनों की वो भी अलग तरह की है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? जैसे कि काफ़ी किसान भाइयों को ऑलरेडी ये पता है इस चीज़ के बारे में कि ज़ीरो टिल मशीन आज से कुछ 7-8 साल पहले शुरू हुई थी। तो उसके अंदर क्या फ़ायदा होता था कि गेहूं की फसल लेने के बाद किसान उस मशीन को अगर चलाता था तो उसके लिए ना तो उसको खेत तैयार करने की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही उसके ऊपर डीजल फूकने की ज़रूरत पड़ती थी। उस मशीन को जब वो चलाता था तो उसके अंदर क्या है कि जो भी उसका वीट का जो स्ट्रॉ रह जाता था तो वो तो उसमें मिक्स हो जाता था मिट्टी के अंदर और जो सीड है वो अपनी जगह पे रखा जाता था। उससे बल्कि महसूस किया गया, कुछ किसानों ने महसूस किया कि एक तो उनकी डीजल की खपत तो कम हुई, उसके अलावा क्योंकि जो पहले वाली पराली थी वो एक नेचुरल उर्वरकता का काम करती है तो उससे उनकी प्रोड्यूस भी बढ़ी। अब चैलेंज आया ये कि जब हम धान की फसल लगाते हैं तो उसका जो स्ट्रॉ होता है वो एक डिफरेंट तरीके का होता है और उसको इस तरीके से मिक्स करना आसान नहीं होता। तो उसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एक टाइन की बजाय डिस्क लगानी शुरू की जो कि उस स्ट्रॉ को काट पाती है, उसके बाद उसका बीज उसमें गिर पाता है और वो जो स्ट्रॉ है वो धीरे धीरे 2 महीने में या 3 महीने में पूरी तरह से नेचुरल मैन्योर बन जाता है, यानी कि एक उर्वरकता जो है उसकी ज़मीन की वो बढ़ा देता है। तो ये इस तरीके के परीक्षण हम कर रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बाहर के जो मशीनें बन रही है बाहर के देशों में उनको अगर हम एज इट इज़ ला के थोपने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी ज़मीन और हमारी जो परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं होगी। बट काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स अब आगे बढ़े हैं तो उसको उन्होंने छोटा करके उसकी उपयोगिता को बढ़ा के ताकि हमारे ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के साथ वो मैच कर सके उसको बनाना शुरू कर दिया है। तो उससे 2 फायदे हुए कि एक तो उसकी कीमत घटी और दूसरा ये कि उसकी उपयोगिता बढ़ी, क्योंकि आमतौर पर हमारे खेत छोटे होते हैं तो उसके अंदर टर्निंग सर्कल भी छोटा होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारी मशीनें भी छोटी हों ताकि वो इजीली उस खेत को कवर कर और ऐसी मशीनों के बारे में आप बता सकते हैं क्या कृषि कार्य में लगे हुए जिसमें लागत कम आती है, जिनको उपयोग में लाना आसान होता है और पर्यावरण की दृष्टि से भी जो बेहतर हो? मैं समझता हूँ कि इस तरफ अभी कोशिशें जारी हैं और कुछ चीज़ें, क्योंकि जैसे स्ट्रॉ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे उसके अंदर एक बहुत अच्छा सुझाव पीछे आया था कि जो हमारी कंबाइन हार्वेस्टर हैं उसके ऊपर ये एक SMS बोलते हैं उसको, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, एक कटर लग जाएगा। तो वो कटर क्या है कि वो जो स्ट्रॉ बड़ा सारा फेंकता था नीचे तो उसको काट काट के फेंकता जाएगा, जिसको कि हम रिवर्सिबल MB प्लाव से या कुछ और इक्विपमेंट से उसमें ज़मीन में मिक्स कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था जो कि बहुत सरल है और उसमें खर्चा भी कम आएगा। दूसरा जो तरीका जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया वो ये है कि बेलर्स आगे हैं, उसके अंदर ये है कि लोग आपस में शेयर करके कस्टम हायरिंग के थ्रू या कुछ किसान उद्यमी बन के उसको खरीद के आगे उसको चलाएं, जिससे कि प्रति किसान के ऊपर बोझ जो है वो कम से कम पड़े। उससे क्या है कि वो जो स्ट्रॉ की जो बन जाएगी इकट्ठा हो जाएगा उसको हम सब का सब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वो बायोफ्यूल के तौर पे या फिर उसको एथेनॉल के अंदर या फिर किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस जगह पे किसान भाई वो दे के आएंगे तो वहाँ पे उनको 4 पैसे भी उसके मिल जाएंगे, प्लस
उनका जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा। जी काले जी, किसानों के 4 पैसे बचे, इसके लिए किस तरह की कोशिश, और सीधे जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर की बात है उसके जरिए सीधे किसानों को ही फायदा हो, इस तरह की कैसी कैसी कोशिशें हैं जो सरकार की तरफ से की जाती है? अच्छा है, अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है भारत सरकार ने इसको अभी कंपलसरी कर दिया है कि 1 अप्रैल से जो भी सब्सिडी जो रिलीज़ होंगी वो सीधे जो है बेनिफिशियरी के खाते में पहुंचा दिया जाएगा जी। तो इसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी इसके लिए बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। तो जैसा कि अगर कहीं पर भी किसान कहीं पर किसी भी जगह पे हो तो वो अभी उसको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अपना किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर से या मतलब इसमें जैसे साइबर कैफ़े में जाके अपना डायरेक्टली वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन, और उसको प्रोविज़न दिया जाएगा कि कौन सी मशीनरी चाहिए और उसका एक चॉइस रहेगा कि कौन सी मशीनरी उसको लेना है, और उसमें सब्सिडी रहेगी। सारा कुछ उसके एक साथ ऑनलाइन ही उसके खाते में जमा होगी। अगर वो किसान चाहेगा कि वो जो सब्सिडी जो अमाउंट है वो अगर मैन्युफैक्चरर के बजट अकाउंट में जाना चाहता है तो वो भी एक प्रावधान है कि मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में भी जा सकती है और उसके साथ में उसके अकाउंट में भी जा सकते हैं। तो दोनों प्रावधान वहाँ पे रखे हैं। तो इस तरह से वो एक ट्रांसपेरेंसी रखी ताकि जो भी है कृषि मशीनें हैं वो वहाँ तक पहुँचे किसान तक और सही तरीके से पहुँचे। और साथ साथ में इसमें ये भी प्रावधान किया कि चेक्स एंड मेजर्स के लिए कि जो भी मशीन डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसका उसमें फोटोग्राफ लिया जाएगा और वो ऑनलाइन उसको होगा ताकि वो कोई भी देख सकता है कि कोई मशीनरी उसको एक्चुअली में उसको डिलीवर हुई या नहीं। तो इस तरह से चेक्स एंड मेजर्स बैलेंस जो है भारत सरकार ने किया है और इसके लिए हम लोग सभी राज्य सरकार को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और उनको प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप हो और लोगों तक डीबीटी का काफ़ी उनको उपयोग मिल जाए। जी एसपी सिंह जी, पूरी चर्चा हमने की यंत्रीकरण के फायदों के बारे में और ये बताएं कि लेकिन फिर भी हमने देखा कि किस तरह से रफ्तार इसकी धीमी है यंत्रीकरण की। कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाधक बनते हैं इस दिशा में? हमारे देश में मैं बड़े उससे कहूँगा कि हमारे जितने भी यंत्र बनाने वाले कृषि यंत्र बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं देश में, मैं इसे आरोप के तौर पर लें चाहे जिस तरह से लिया जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जितनी भी मशीनें बनाई जा रही हैं, जितने भी बनाने वाले लोगों के का कि उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम ज़्यादा होता है कि दुनिया में उनकी मांग कितनी है, देश के किसानों की ज़रूरत कितनी है। हमें लगता है कि वो कम है इस पर फोकस। उसके वजह कुछ भी हो सकती हैं। कोई भी बिजनेस करता है तो उसके फ़ायदे कमाने के उसके अपने रास्ते होते हैं, अपने तरीके होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के किसानों के ज़रूरत के अनुरूप अगर यहाँ मशीनें बने और उनकी ज़रूरत के हिसाब से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बराक ओबामा का जिक्र किया था कि वो छल्ले वाली मशीन अगर 14 से 20 रुपए की मिलती है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, मैं नहीं कहता कि 14 रुपए की कोई टेक्नोलॉजी बन जाएगी, लेकिन सस्ती से सस्ती भी कुछ बन सकती है। जैसे सिंचाई के तौर पर अभी सोलर बहुत महंगा है। सोलर पंप की बात तो चल रही है कि सोलर पंप लगाना इतना आसान नहीं है। सरकार का उस पर 80% तक 90% तक उस पर सब्सिडी है, लेकिन वो इतना महंगा है कि उसको सस्ता होते होते बहुत टाइम लगेगा। किसानों तक पहुंचाने में सरकार की भूमिका बहुत होगी, लेकिन उससे ज़्यादा जोर हमें उन साइंटिस्ट पे देना पड़ेगा और हमें अपने जो हमारे संस्थान हैं भारत सरकार के जो इसमें काम कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट जो इसकी इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो ऐसी मशीनें बनाएं जो छोटे किसानों की जरूरत के हिसाब से उसके काम आए। एक छोटा उदाहरण दूंगा संक्षेप में। हमारे यहाँ आम तोड़ा जाता है, आम हाथ से, और बड़ा हर डिब्बे पर लिखा था हैंड पिक्ड। आपको बताऊं, दुनिया के किसी भी विकसित देश में हमारा आम स्वीकार सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह हैंड पिक्ड होता है। हाथ से पकड़ा हुआ आम, हाथ से तोड़ा हुआ आम, उनके यहाँ वो कहते हैं बैक्टीरिया ज्यादा हो गया। उसके लिए मशीन पिक्ड, बिल्कुल सिंपल सी मशीन होती है और उसे मशीन पिक्ड अगर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह की अगर मशीनें बनाई जाएं हमारे किसानों की जरूरत के हिसाब से, क्षेत्र में और भी इनोवेशन के लिए अभी संभावनाएं हैं और की जानी बहुत जरूरत है। जी जी यहाँ पर बेरी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा ही था कि हर साल 20% उत्पादकता की जरूरत है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, और उस लिहाज से मशीनीकरण
मशीनीकरण की रफ्तार हमने देखा कि पिछले 2 दशक में मात्र 5% रही है। इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना आवश्यक है अभी? मैं समझता हूँ कि किसान बहुत समझदार है, जितना कई बार हम लोग शायद हमारे अनुमान से भी ज़्यादा समझदार है। उसको अपने पैसे की उपयोगिता किस तरीके से हासिल करनी है वो उसको मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे जिक्र किया था कि 5-7 साल पहले रोटावेटर आया था, तो उस वक्त उसकी कीमत जो थी वो थी लगभग 60,000 रुपये, और उस वक्त जो कल्टीवेटर की कीमत होती थी वो थी 6,000 रुपये। तब भी आप यकीन कीजिए सिंह साहब कि इसने इतनी तेज़ी से मार्केट पकड़ी कि आज की डेट में 1 लाख से ज़्यादा रोटावेटर इंडिया के अंदर बिकते हैं, और जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके तो वो तो बहुत ही हैं। सो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहना सिंह साहब का बहुत दुरुस्त है कि 14 से 20 रुपए तक की लागत की जो आइटम है वो बनाई जाए, बट उसका बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल होगा। जब हम स्केल की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जब तक आप एक सर्टेन नंबर्स पे नहीं जाते तब तक आपको वो बेनिफिट नहीं मिलते, तो उसके बारे में सोचने के लिए मशीनीकरण बहुत जरूरी है। ये एक दुर्भाग्य है कि बस एक आखिरी टिप्पणी में काले जी से ले लूं, और जी काले जी क्या कहना चाहेंगे आप पूरे विषय के बारे में? हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि भारत सरकार ये प्रावधान सारी रखी है, लेकिन खाली भारत सरकार के जिम्मे ना रहते हुए राज्य सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, और राज्य सरकार को अपने राजस्व में से भी इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि RIDF की एक ऐसी योजना है जो नाबार्ड द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें बहुत कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे राज्य सरकारों को दिया जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि उसमें एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो एक घटक जो है हमने ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। तो मैं राज्य सरकार से विनती करना चाहूँगा, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी आगे आए और इस RIDF का भी वो लाभ पहुंचे, लाभ ले, और ताकि मेकानाइजेशन को और आगे बढ़ाए। बिल्कुल, यानी कि हर किसी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अगर निभाए तो इससे किसानों का ही हित होगा। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। काली जी, बेरी जी और SP सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।